फाइनली मिल ही गया 18 फरवरी क्लास 12 हिंदी का एक वायरल पेपर जो आज के इस वीडियो में हम विथ ट्रिक सॉल्व कराएंगे। और अगर आप ये पूरा पेपर सॉल्व करके चले गए ना तो गारंटी है कि 18 फरवरी को आप हिंदी में 100 में 100 करके आएंगे। तो स्टूडेंट 18 फरवरी को अगर आप हिंदी का पेपर देने जा रहे हो तो बस आज रात ये पूरा पेपर आप सॉल्व कर लेना। जब भी बोर्ड एग्जाम पास आता है ना, मैं ऐसे ही एक वायरल पेपर देता हूं और उसी वायरल पेपर से सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं। आप 2025 वाले स्टूडेंट से पूछ लो, 2024 वाले स्टूडेंट से पूछ लो। अब इस बार आपकी बारी है। मैं आपके लिए लेकर आया हूं 18 फरवरी हिंदी का एक वायरल पेपर और पूरे 100 नंबर के पेपर को मैं सॉल्व भी कराऊंगा। और ये पूरा पेपर आप सॉल्व कर लो, 100 में 95 प्लस आपका कहीं नहीं गया है। अगर आप ये पेपर 17 फरवरी को आधी रात को भी देख रहे हो ना तो जरूर देख कर जाना, क्योंकि ये हिंदी का एक वायरल पेपर है और हर साल ऐसा ही पेपर देकर मैं लाखों बच्चों को 100 में 85, 95, 90 प्लस दिलाता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे रोल नंबर डाल देना, यहां पे नाम डाल देना, विषय हिंदी है, पेपर कोड है 605 यूके। और इस पूरे 100 नंबर के पेपर को विथ सॉल्यूशन और विथ ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा कि मान लो एग्जाम हॉल में बैठे हो, आपके सामने पेपर है, गद्यांश पद्यांश सॉल्व करना नहीं आता तो विथ ट्रिक आप कैसे सॉल्व करोगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में तरीका बताऊंगा। समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिए जाएंगे बच्चों और 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब वो समय आ गया है ना कि खुद को कमरे में बंद कर लो और ऐसी तैयारी कर लो ना कि जब रिजल्ट आए आपके क्लास का सबसे तेज बच्चा आपसे पूछे भाई कैसे तेरा इतना नंबर आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले खंड का की बात करेंगे। 50 नंबर का ये बोर्ड एग्जाम में आता है। फिर खंड खा रहेगा 50 नंबर का। ठीक है, तो खंड का में सबसे पहले हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। देखो ध्यान से, 10 क्वेश्चन रहेंगे, 5 हिंदी गद्य के इतिहास से और 5 हिंदी पद्य के इतिहास से। देखो फर्स्ट का है आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन है सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसी में आपको 100% फिक्स टॉपिक भी मैं आपको बताऊंगा, लगभग 40 नंबर की। देखो पहला क्वेश्चन है आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है। रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह या संपूर्णानंद। भैया अध्यापक पूर्ण सिंह जी हैं आचरण की सभ्यता के लेखक। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना बच्चों, हमारा टारगेट है। हम चाहते हैं कि हमारे सारे बच्चे लाइक करके ये दिखा दें कि हां वो प्रेजेंट हैं, वो तैयारी कर रहे हैं। सिर्फ 5000 लाइक्स की जरूरत है, 5000 लाइक्स। और आपने 1000 कमेंट कर दिया ना तो मैं समझ जाऊंगा भाई कि आप लोग तैयारी कर रहे हो हमारे साथ 18 फरवरी को आग लगाने के लिए। ठीक है, 5000 लाइक्स का टारगेट है। और यही नहीं, मैं अभी आपको बताऊंगा कि आपको फ्री पीडीएफ कहां मिलेगा। ये सारे वायरल पेपर, सारे सब्जेक्ट के नोट्स इंपॉर्टेंट वाले कहां मिलेंगे बिल्कुल फ्री, अभी मैं आपको बताने वाला हूं। बस वीडियो में बने रहो, बीच में मैं बताऊंगा। ठीक है, देखो भैया खा वाला, हिंदी नई चाल में ढली, ये कथन किस लेखक का है। मतलब हिंदी नई चाल में ढली ये किसने कहा है। बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र या महावीर प्रसाद द्विवेदी। भैया भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है हिंदी नई चाल में ढली। ऐसे देखते चलो पूरे 100 नंबर का पेपर हमें करना है तो बहुत स्लो भी नहीं चलना है। गा उसने कहा था, कहानी के लेखक कौन है। उसने कहा था जयशंकर प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या महावीर प्रसाद द्विवेदी। भैया उसने कहा था, इस कहानी के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो घा वाला देख लो, चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है। चिंतामणि इस निबंध के लेखक कौन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर रामचंद्र शुक्ल। अरे चिंतामणि के लेखक है रामचंद्र शुक्ल जी। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलो आगे बढ़ो, ऐसे देखते चलो ध्यान से, वीडियो को लाइक करते हुए चलना। ये हमें मोटिवेशन देता है कि हम अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ बड़ा करें, बड़े बड़े क्लासेस लाएं। देखो मैंने बीच में लाइक का
टारगेट रखा था 2000 का, बच्चों ने 2000 लाइक कर दिया। मैं आपके लिए मैराथन क्लासेस लाने लगा क्योंकि मुझे लगा कि हाँ बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, तो आप भी लाइक कर दिया करो फटाफट, ठीक है। लाइक में कुछ नहीं जाता बच्चों, पैसे नहीं लगते हैं, बस हमें मोटिवेशन मिलता है। अंगा, कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है? कलम का सिपाही प्रेमचंद, अमृत राय, यशपाल या जैनेंद्र कुमार? भैया अमृत राय जी हैं। कलम का सिपाही के लेखक अमृत राय जी हैं। 5 क्वेश्चन हो गए हिंदी गद्य के इतिहास से। अब 5 क्वेश्चन रहेंगे हिंदी पद्य के इतिहास से। देखो दूसरे का प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? प्रिय प्रवास मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध या जयशंकर प्रसाद? भैया हरियोध जी हैं प्रिय प्रवास के रचयिता। कौन है? हरियोध, ठीक है। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो अग्गा वाला देखो, खा वाला, निम्नलिखित में से छायावाद के कवि हैं, इसमें से कौन है जो छायावादी युग के कवि हैं? परमानंद दास, शूरदास, चतुर्भुज दास या मुकुटधर पांडे? भैया मुकुटधर पांडे जो है ये छायावाद के कवि हैं। चौथा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आप लोगों को कमेंट करके एक क्वेश्चन बताना है, जयशंकर प्रसाद जी किस वाद के कवि हैं? प्रयोगवाद, छायावाद या प्रगतिवाद? आप लोग कमेंट करके बताना, बहुत आसान है, ठीक है। गा, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग का नहीं है? इसमें से कौन से कवि हैं जो छायावादी युग के नहीं हैं? अरे भैया अभी मैंने क्वेश्चन किया, यहां पे आंसर ही आ गया, अब क्या करें बताओ? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या आज्ञे? आज्ञे जी जो है ये छायावादी युग के कवि नहीं है, बाकी सब छायावादी युग के कवि हैं। अब जो क्वेश्चन मैंने अभी किया था उसका आंसर मिल गया आपको, चलो कोई बात नहीं, अभी मैं और भी क्वेश्चन कर लूंगा। घा, रश्मि रथी किस कोटि की रचना है? बताओ रश्मि रथी कैसी रचना है? महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक या फिर गद्य काव्य? भैया ये खंड काव्य है रश्मि रथी, आपके 12th में है रश्मि रथी, लेकिन जिला वाइज होता है, ठीक है। तो हो सकता है आपके जिले में ना हो। अंगा नंबर, बादल को घिरते देखा है किसकी रचना है? बादल को घिरते देखा है मुक्तिबोध की, नागार्जुन की, त्रिलोचन की या गे की? भैया ये मुक्त नागार्जुन जी की रचना है, बादल को घिरते देखा है। तो 5 नंबर ये भी, यानी कि टोटल 10 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। बाकी बहुविकल्पीय प्रश्न आपको मैं बता चुका हूं, यूट्यूब पे सर्च करना, क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुभम लेक्चरर वीडियो मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लेना, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, काखा गाघा अंगा वाला क्वेश्चन भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब गद्यांश पे चलते हैं बच्चों। गद्यांश जो है ना फ्री का नंबर होता है मेरे हिसाब से। फ्री का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो गद्यांश में लगभग सारे टॉपिक फिक्स हैं, मतलब सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। देखो ये गद्यांश दिया गया है, इसके नीचे 5 क्वेश्चन है, इसका आंसर देना है। मैं आंसर बताऊंगा कैसे लिखना है, लेकिन पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं, फिर आंसर को ढूंढते हैं, और एक गद्यांश और दिया जाएगा अथवा लगाकर, दोनों में से कोई एक ही करना होगा। जैसे देखो दिए गए गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए 10 नंबर। जैसे आपको ये गद्यांश खूब प्यार से पढ़ना है, ठीक है। फिर इसके नीचे 5 क्वेश्चंस हैं इसी गद्यांश से रिलेटेड, इसका आंसर ढूंढ कर लिखना है। चलो भैया सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, ठीक है। देखो साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वो इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वो प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। अब ये किस चैप्टर का है मेरे भाई? कोई बता सकता है किस चैप्टर का है ये? कहीं ना कहीं तो ट्रिक होगा। देखो ये राष्ट्र आ गया, अब ये समझ जाओ राष्ट्रीय आ गया, ये समझ जाओ राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का गद्यांश है। इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। आपको पाठ का नाम, उसके लेखक का नाम, पाठ का नाम, उसके कवि का नाम पहले से ही याद होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। तो चलो का वाला क्वेश्चन है, उपरीत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। थोड़ा सा देख लेते हैं भाई किस चैप्टर का है। हाँ उसी का है। खा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको इसकी व्याख्या करनी है जिसके नीचे रेखाएं हैं, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। इसकी व्याख्या करनी है, अभी हम कर देंगे। गा, किन रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं? तो देखो इसमें कीवर्ड क्या है, किन रूपों में राष्ट्रीय जन प्रकट करते हैं, तो इसको इसमें ढूंढो, क्या ये कहीं पर है? ये देखो
साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। जहां भी आपको क्वेश्चन का कीवर्ड मिल जाए ना, क्वेश्चन का वर्ड मिल जाए, वही लाइन उठाकर लिख दो, नंबर फिक्स है मेरे भाई। चलो अगला देखो, नेक्स्ट, संस्कृति के आनंद पक्ष को कौन स्वीकार करता है? तो यहीं पे होगा, ये देखो, जो व्यक्ति सहृदय है वो प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। बस यही लाइन लिखना है, कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपल सा है। फिर देखो अंगा नंबर क्वेश्चन, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने राष्ट्र के किस स्वरूप पर प्रकाश डाला है? तो अभी मैं इसके आंसर बता दूंगा, अब इसको लिखना कैसे वो समझो। साहित्य, कला डॉट 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 करके स्वास्थ्यकर है, ऐसे लिखना है। हिंदी की कॉपी कैसे लिखें, इस पर मैं ऑलरेडी आपको वीडियो दे चुका हूं मेरे भाई, जाकर देख लेना, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, बाकी आपकी मर्जी। तो देखो साहित्य, कला डॉट 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 करके स्वास्थ्यकर है। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। अगर का है तो आप लोग यहां पे का लिख दीजिएगा फर्स्ट के जगह पे, ठीक है। हम संदर्भ लिख देंगे, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल, लेकिन हम एज अ संदर्भ भी लिख सकते हैं, उसमें भी पाठ और लेखक का नाम ही लिखना। देखो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। 2 नंबर कंप्लीट मेरे भाई, फ्री का 2 नंबर है, कुछ नहीं करना है, बस पाठ का नाम, लेखक का नाम। दूसरा देखो, खा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको इसकी व्याख्या करनी है जिसके नीचे रेखाएं हैं, मतलब साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वो इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उसमें एक सूत्रता है। तो यहां पे हम ऐसे दूसरा हेडिंग डालेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखेंगे। लेखक कहते हैं कि एक ही राष्ट्र के भीतर अनेकानेक उप संस्कृतियां फलती फूलती हैं। इन संस्कृतियों के अनुयायी नाना प्रकार के आमोद प्रमोद में अपने हृदय के उल्लास को प्रकट किया करते हैं। साहित्य, कला, नृत्य, गीत इत्यादि संस्कृति के विविध अंग हैं। इनका प्रस्तुतिकरण उस आनंद की भावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो संपूर्ण विश्व की आत्माओं में विद्यमान है। ठीक है, बस 2 नंबर आपका कंप्लीट। भाई फ्री का नंबर है मेरे भाई, फ्री का। तीसरा, किन रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं? तो ये देखो तीसरे का आंसर, साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। 2 नंबर कंप्लीट। बस जो मैं बताया था वही लिखना है मेरे भाई। अगला देख लो, चलो घा वाला, संस्कृति के आनंद पक्ष को कौन स्वीकार करता है? तो इसका आंसर देख लो चौथा, सहृदय व्यक्ति ही प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। 2 नंबर यहां पर भी कंप्लीट मेरे भाई। हलवा है, हलवा समझ लो। 5वां अंगा, आप 1 2 3 4 5 करके मत लिखना। अगर यहां पे काखा गागा है तो काखा गागा लिख देना, 1 2 3 है तो 1 2 3 लिख देना। भाई नंबरिंग में क्या रखा है, असली मजा तो सॉल्व करने में है। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने राष्ट्र के किस स्वरूप पर प्रकाश डाला है? तो ये देखो, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने विविध संस्कृति वाले राष्ट्र की एक सूत्रता और उसके एकीकृत स्वरूप पर प्रकाश डाला है। 2 नंबर मेरे भाई, 10 में 10 लेकर आओगे अगर ऐसे करके आओगे। नहीं पता तो ये दूसरा वाला कर लो भैया। किस चैप्टर का है? पहचानो किस चैप्टर का है। अरे भाषा आ गया, भाषा। ये भाषा और आधुनिकता चैप्टर का है, इसके लेखक है प्रो जी सुंदर रेड्डी जी। बहुत आसान है मेरे भाई। चलो अगला देख लेते हैं। अब पद्यांश पे आ जाओ, दोनों में से एक ही करना होता है। पद्यांश भी सेम है। देखो, निम्न दिए गए पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए 10 नंबर। मतलब ये पद्यांश आप ध्यान से पढ़ो मेरे भाई, इसको पढ़ो। इसके नीचे 5 क्वेश्चन है, इसका आंसर आप दे दो। ठीक है, चलो भैया हम इसी को कर लेते हैं। थोड़ा पढ़ते हैं इसको। देखो, कहते आते थे यही अभी नरदेही। भैया श्री राम जी को जो कैकेयी जी ने वनवास भिजवाया था 14 वर्ष का ना, अब कैकेयी जी गई हैं, पश्चाताप कर रही हैं। ये कैकेयी का अनुताप चैप्टर का पद्यांश है। इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। मैंने कहा है आपसे कि पवन दूतिका, कैकेयी का अनुताप, श्रद्धा मनु, गीत, ये 4 चैप्टर कंप्लीट कर लेना। पद्यांश में ट्रिक नहीं होता मेरे भाई, हिंदी मीनिंग आएगा तो क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे पाओगे।
नहीं तो ऐसे लिख कर आओगे। तो कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। मतलब अब तक लोग यही कहते आते थे कि माता पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र बुरा हो सकता है लेकिन माता बुरी नहीं हो सकती। अब कहे सभी ये हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। अब सभी यही कहेंगे कि नियम के विरुद्ध कार्य करके पुत्र तो पुत्र ही है लेकिन माता कुमाता हो गई है। बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय ना देखा, मृदुल गात्र ही देखा। फिर कैकेयी जी अपने पुत्र भरत को देखते हुए कहती है कि बस मैंने इसका बाहरी शरीर ही देखा, इसके दृढ़ हृदय को नहीं देखा और कोमल शरीर को ही इसके देखा। मतलब भरत जो थे वो ऐसे नहीं थे। कैकेयी चाहती थी कि अयोध्या का राज्य भरत को मिल जाए और मिला भी। जब राम जी चले गए वनवास तो भरत ही राजा थे। आगे देखो, परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही देखा। परमार्थ का मतलब दूसरों का हित मैंने नहीं देखा, पूर्ण स्वार्थ ही, अपना ही स्वार्थ देखा। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, और इसी कारण तो ये बाधा आज उत्पन्न हुई है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, मतलब युगों युगों तक ये कहानी चलती रहेगी। रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, कि उस रघुकुल में अयोध्या में भी एक ऐसी अभागिन रानी थी जिसने निज जन्म जन्म में सुने जीव या मेरा धिक्कार, उसे था महास्वार्थ ने घेरा। कि जन्म जन्मांतर तक मेरे प्राण यही सुनते रहे कि धिक्कार है उस रघुकुल की रानी को जिसको महास्वार्थ ने घेर कर ऐसे अनुचित कर्म कराए। क्वेश्चन देखो का वाला, प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। पाठ का नाम श्रद्धा मनु, कैकेयी का अनुताप, लेखक का नाम पाठ एवं कवि का नाम, तो कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त। दूसरा खा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इन दोनों लाइनों का व्याख्या कर देना। गा, पद्यांश के अनुसार आज तक लोग क्या कहते आए हैं? पद्यांश के अनुसार आज तक लोग कहते आए हैं कि माता पुत्र भले ही बुरा हो जाए, पुत्र को पुत्र हो सकता है लेकिन माता को माता नहीं हो सकती। घा, किसने प्रायश्चित किया है कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा। तो कैकेयी ने प्रायश्चित किया है कि मैंने पुत्र का केवल कोमल शरीर ही देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा। अंगा, इन पंक्तियों में कैकेयी को किस बात पर पश्चाताप हो रहा है? इन पंक्तियों में कैकेयी को अपने ऊपर लगने वाले कलंक और अपने पुत्र की प्रवृत्ति को ना पहचान पाने का पश्चाताप हो रहा है। उनको लगता था कि मेरा पुत्र भी मेरी तरह होगा, लेकिन भरत ऐसे थे ना कि वो चाहते थे कि हम सब मिलकर रहें, कोई भी बाहर ना रहे। तो ऐसे लिख दो, कहते आते थे डॉट 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 के महास्वार्थ ने घेरा। फिर पहले क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे पाठ और कवि का नाम, तो संदर्भ लिख देंगे। ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो, पाठ का नाम कैकेयी का अनुताप, कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त। देखो, प्रस्तुत पद्यांश श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित कैकेयी का अनुताप शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। शीर्षक का नाम यानी कि पाठ का नाम, ये कवि का नाम, 2 नंबर रेड पेन से आपके नाम। चलो दूसरा क्वेश्चन। खा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। इसकी व्याख्या करनी है तो देखो यहां पे ऐसे कर देंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। देखो, कैकेयी श्री राम से कहते हैं कि आज तक कहती हैं कि आज तक मनुष्य यही कहते आए थे कि पुत्र कितना ही दुष्ट क्यों ना हो परंतु माता उसके प्रति कभी भी दुर्भाव नहीं रखती हैं। अब तो मेरे चरित्र के कारण लोगों का इस उक्त पर से विश्वास हट जाएगा और संसार के लोग यही कहा करेंगे कि माता दुष्टतापूर्ण व्यवहार कर सकती है परंतु पुत्र कभी कुपुत्र नहीं हो सकता। नियम ही बदल जाएगा। पद्यांश पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, जाकर देखना अगर और भी चाहिए। तीसरा अग्गा, पद्यांश के अनुसार आज तक लोग क्या कहते आए हैं? तो देखो इसका भी आंसर देख लो। ये पद्यांश के अनुसार आज तक लोग यही कहते आए हैं कि पुत्र को पुत्र हो सकता है पर माता को माता नहीं हो सकती। 2 नंबर कंप्लीट मेरे भाई, बिल्कुल हलवा है हलवा। चलो अगला घ वाला, किसने प्रायश्चित किया है कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा? तो किसने प्रायश्चित किया है? ये कैकेयी ने प्रायश्चित किया है कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा। 2 नंबर कंप्लीट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट देखो अंगा नंबर, इन पंक्तियों में कैकेयी को किस बात पर पश्चाताप हो रहा है? तो देखो इसका भी आंसर 5वां, इन पंक्तियों में कैकेयी को अपने ऊपर लगने वाले कलंक और पुत्र की प्रवृत्ति को ना पहचान पाने का पश्चाताप हो रहा है। 2 नंबर, मतलब मेरे भाई 10 में 10 लेकर आओगे अगर आप ऐसे करके आओगे, बाकी बिल्कुल टेंशन फ्री होके जाओगे, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, चलो भैया नहीं पता तो ये दूसरा कर लो भैया। ये देखो
इसको भी कर सकते हो, आपके पास ऑप्शंस हैं, इसको कर लो। अब चलते हैं साहित्यिक पर्चे पे। हिंदी का 101% फिक्स टॉपिक, लेखक का साहित्यिक पर्चे 5 नंबर, कवि का साहित्यिक पर्चे 5 नंबर, कहानी 5 नंबर, खंड काव्य 5 नंबर। ये चारों टॉपिक 100% फिक्स है हमारे खंड का में। देखो जैसे कवियों का साहित्यिक परिचय, देखो निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करो। पहले लेखक का साहित्यिक परिचय, 3 लेखक हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोजी सुंदर रेड्डी, वासुदेव शरण अग्रवाल। भैया यही 3 आप पढ़ लो, मैं गारंटी लेता हूं, यही 3 पढ़ लो, 5 नंबर फिक्स है। अब प्रोजी सुंदर रेड्डी, हरिशंकर प्रसाई में से कोई भी आ सकता है, तो दोनों में से कोई एक पढ़ लो, बाकी इन दोनों का जरूर पढ़ना है। आज हम पढ़ेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। मैं आपको बार बार अपने वीडियोस में हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, इनका साहित्यिक परिचय क्यों बताता हूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप किसी भी लेखक या कवि का साहित्यिक परिचय लिखो, पहले छोटा सा जीवन परिचय लिख दो, या बॉक्स बनाकर साहित्यिक परिचय भी लिख सकते हो। देखो जीवन परिचय, हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का 19 मई 1979 ईस्वी को रोगड़ता के कारण स्वर्गवास हो गया। बस इतना ही लिखना। साहित्यिक परिचय सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो साहित्यिक परिचय, हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ, बांग्ला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविंद्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारतीय ग्रंथमाला का संपादन किया। इन्होंने नित्य प्रत के जीवन की गतिविधियों और अनुभूतियों की मार्मिकता के साथ चित्रण किया है। ये हिंदी ललित निबंध लेखकों में अग्रगण्य हैं। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डी.लिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। 3 नंबर, 3 इसका मिलेगा। 2 नंबर रचनाओं का मिलेगा। देखो ये रचनाएं इनकी देख लो, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। निबंध संग्रह में अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता। आलोचना साहित्य में सूरदास, कालिदास की लालित योजना, कबीर साहित्य, सहचर साहित्य का मर्म। इतिहास में हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य। उपन्यास में बाण भट्ट की आत्मकथा, चार चंद्रलेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। संपादन में नाथ सिद्धों की वानियां, संक्षिप्त, पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक। बस हो गया, ठीक है। 2 नंबर इसका मिल जाएगा। 3 और 2 5 नंबर पूरे के पूरे। चलो भैया बढ़ते चलो, अब चलते हैं भैया कवियों के साहित्यिक परिचय पे। कवियों में देखो निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करो। जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत। मैं जो बोल रहा हूं उसको पढ़ लो। मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, ये 4 पढ़ लो, बहुत है। चलो रामधारी सिंह दिनकर जी को आज हम पढ़ लेते हैं भाई। वही सेम प्रोसेस, जीवन परिचय। श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी में जिला मुंगेर, बिहार के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह और माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई और इनका स्वर्गवास 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को मद्रास, चेन्नई में हो गया। बस बच्चों इतना ही लिखना। देखो जीवन परिचय पर मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं। सारे लेखक, सारे कवियों का एक ही वीडियो में यूट्यूब पे सर्च करो, क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय, शुभम लेक्चरर वीडियो हाजिर है। साहित्यिक परिचय, दिनकर जी की सबसे प्रमुख विशेषता उनकी परिवर्तनकारी सोच रही है। उनकी कविता का उद्भव छायावाद युग में हुआ और वो प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता आदि युगों से होकर गुजरी। इस दीर्घ काल में जो आरंभ से अंत तक उनके काव्य में रही वो है उनका राष्ट्रीय स्वर। दिनकर जी राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी गायक रहे हैं। इन्होंने देशानुराग की भावना से ओतप्रोत, पीड़ितों के प्रति सहानुभूति की भावना से परिपूर्ण तथा क्रांति की भावना जगाने वाली रचनाएं लिखी हैं। 3 नंबर इसका मिल गया बच्चों। 3 नंबर मिलेगा इसका। रचनाओं का भी 2 नंबर। देखो रचनाएं, दिनकर जी की रचनाएं निम्न है। काव्य रचना में रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी। कविता संग्रह में रसवंती, द्वंद्व गीत, सामधेनी, बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, नील कुसुम, चक्रवाल, कवि श्री, सीपी और शंख, परशुराम की प्रतीक्षा, स्मृति तिलक, हारे को हरनाम आदि। बाल साहित्य में धूप, छाह, मिर्च का मजा, सूरज का ब्याह। 2 नंबर, मतलब 5 में 5।
कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं टक्कर में। अब बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे ना, मैं क्लियरली बोल देना चाहता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने वीडियो देखना तो स्टार्ट किया लेकिन अब तक वो नहीं है। कौन कौन है प्रेजेंट कर देना कि जिस मिनट पे मैं वीडियो बढ़ा रहा हूं उस मिनट पे कौन कौन बच्चे प्रेजेंट हैं, कमेंट कर देना मेरे भाई, क्योंकि मुझे पता है ज्यादातर बच्चे थोड़ा बहुत देख के चले जाते हैं, कंसिस्टेंसी और पैशंस उनके पास नहीं है। थोड़ा टाइम निकालकर अगर वीडियो अच्छे से देख लेना तो उनका बहुत बेनिफिट हो जाएगा। कहानी ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, अथवा पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। भाई आप पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा 3 कहानी पढ़ लो, लेकिन उद्देश्य और सारांश दोनों पढ़ना। 5 नंबर फिक्स है, कोई काट ही नहीं सकता, 100% फिक्स है ये। पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा। पंचलाइट कहानी मैंने पढ़ाया था, 3 लाख से ज्यादा बच्चों ने उसको देख लिया। क्यों देखा? क्योंकि उनको पता है कि ये 100% फिक्स टॉपिक है। और आप लोग गलती कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं पता। आज हम बहादुर कहानी का सारांश पढ़ेंगे, जो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप में रचना की है। अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है जो अपनी मां के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला जाता है और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं भाई, बहुत अच्छा, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। वो घर का सारा काम करता है, इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके हैं। बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वो इसे भी पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं, लेकिन कहा गया है ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें प्रिय है। भैया 5 नंबर पूरे मिलेंगे। पंचलाइट और बहादुर 2 कहानी पढ़ लो, गारंटी है ना 5 में 5, 5 में 5। चलो अब चलते हैं एक और 100% फिक्स टॉपिक, वो है खंड काव्य। स्वपठित खुद पढ़ना है। आप अगर देखे होंगे आपके हिंदी के टीचर ये जल्दी नहीं पढ़ाते। देखो, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दो। 5 नंबर, शब्द सीमा 80 शब्दों में लिखना। जैसे ये टॉपिक जो है ना जिला वाइज होता है। हम यूपी से हैं, यूपी के कुछ जिलों में मुक्त यज्ञ, कुछ जिलों में रश्मि रथी, कुछ जिलों में आलोक वृत्त, कुछ जिलों में त्यागपथी, कुछ जिलों में सत्य की जीत, कुछ जिलों में श्रवण कुमार। तो भैया आप किस जिले से हो, आप में कौन सा खंड काव्य है, कमेंट कर देना। बाकी 50 नंबर का पेपर हो गया। 10 नंबर का बहुविकल्पीय, 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश, 10 नंबर का साहित्यिक परिचय, 5 नंबर की कहानी, 5 नंबर का खंड काव्य, 50 खंड का कंप्लीट। खंड खा पे चलेंगे मेरे भाई। खंड खा भी 50 नंबर का आएगा, जिसमें सबसे पहले आपको दिए जाएंगे संस्कृत का गद्यांश। मैंने बताया था 4 चैप्टर पढ़ लो गद्यांश के लिए, जातक कथा, महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांता और संस्कृत भाषा या महत्तम। 4 चैप्टर और आपका नंबर फिक्स है, मैं गारंटी लेता हूं। देखो, दिए गए गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करो। 7 नंबर, जैसे का महापुरुषा लौकिक प्रलोभनेश बद्धा नियत लक्षांतर किस चैप्टर का है? ये है महामना मालवीय चैप्टर का। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखना। नहीं पता है तो दूसरा वाला कर लो, ये जातक कथा का है। भैया संस्कृत का गद्यांश मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, यूट्यूब पे सर्च करो, क्लास 12 हिंदी संस्कृत इंपॉर्टेंट गद्यांश, शुभम लेक्चरर वीडियो हाजिर है, देख लेना। पद्यांश पे आ जाओ। दिए गए पद्यांशों या श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करो। 7 नंबर, जैसे विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलश साधु विपरीत में जिज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ठीक है, मतलब दुष्ट व्यक्तियों की विद्या वाद विवाद के लिए, धन घमंड के लिए और शक्ति दूसरों को सताने के लिए होती है, जबकि साधु या सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। ठीक है, और दूसरा हमारा महामना मालवीय का है। ये 100% फिक्स है। आप सुभाषित रत्नानी चैप्टर पूरा पढ़ लो, वैसे ही नंबर फिक्स है, लेकिन बाकी जो चैप्टर है उसमें एक एक श्लोक है, उसको पढ़ लेना, क्योंकि सुभाषित रत्नानी चैप्टर में पूरा श्लोक ही है। पहला वाला सुभाषित रत्नानी का है, दूसरा वाला महामना मालवीय। तो देखो ऐसे लिख देना, विद्या विवादाय दानाय च रक्षणाय। देखो
संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नान नामक पाठ से अवतरित है। 2 नंबर इसका मिल गया फ्री का। फिर अनुवाद पे आ जाना बच्चों। अनुवाद, दुष्ट व्यक्ति की विद्या वाद विवाद के लिए, धन घमंड के लिए और शक्ति दूसरों को सताने के लिए होती है। इसके विपरीत साधु यानी कि सज्जन की विद्या ज्ञान प्राप्ति के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। 5 नंबर इसका। 7 में 7 गारंटीड है मेरे भाई, गारंटीड। चलो अगला देख लो भैया। 9 नंबर मुहावरे और लोकोक्तियां। निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। 2 नंबर। जैसे का है अपने पैरों पर खड़े होना, मतलब स्वावलंबी होना। खा है मक्खन लगाना, मतलब चापलूसी करना। गा है पिया चाहे सोई सुहागिन। ये भाई आप ही लोग बताना। सावन हरे न भादो सूखे, मतलब सदैव एक जैसा रहना। चारों में से कोई एक करना है, कर लेना। आपठित गद्यांश, फ्री का नंबर। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 नंबर। देखो ध्यान से, ये आपठित गद्यांश इसको बोलते हैं। अरे ये देखो, ठीक है। इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ो। इसके नीचे 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। इसके लिए 1 नंबर, इसके 2, इसके 2। कहां मिलेगा इसका आंसर? फ्लिपकार्ट से मंगाओगी? अरे नहीं भैया, इसी गद्यांश में। देखो ध्यान से पढ़ो। आजाद भारत में दुर्गा भाभी को उपेक्षा और सम्मान दोनों प्राप्त हुए। सरकार ने उन्हें पैसों से तोलना चाहा। कतिपय वर्ष पूर्व उनके सम्मान में आयोजित एक समारोह में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उन्हें 51,000 रुपए भेंट किए। भाभी ने वे रुपए वहीं वापस कर दिए। उन्होंने कहा कि जब हम स्वाधीनता के लिए संग्राम कर रहे थे, उस समय किसी व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षा नहीं थी, केवल स्वाधीनता प्राप्ति ही लक्ष्य था। इस धन से यहां शहीदों का एक बड़ा स्मारक बनवाया जाए। उन्होंने कहा कि जो धन आप मुझे दे रहे हो ना, उससे शहीदों का एक स्मारक बनवा दो। तो फर्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में दुर्गा भाभी का सम्मान किस प्रकार किया गया? ये देखो, यहीं से लिख दो। उनके सम्मान में आयोजित एक समारोह में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उन्हें 51,000 रुपए भेंट किए। यही इसी तरह तो सम्मान किया गया, बस हो गया। दूसरा, स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने का लक्ष्य क्या था? तो ये देखो लिखा है, ये हम मतलब स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने का लक्ष्य जो था वो स्वाधीनता प्राप्ति था, ना कि व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षा। ये लिख दो, ये यहीं से लिख दो कि जब हम स्वाधीनता संग्राम के लिए संग्राम कर रहे थे, उस समय किसी व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षा नहीं थी, केवल स्वाधीनता प्राप्ति लक्ष्य था। तीसरा, दुर्गा को सम्मान में जो धन भेंट किया गया उसे किस हेतु प्रयोग करने के लिए लौटा दिया गया? तो दुर्गा को सम्मान में जो धन भेंट किया गया उसे शहीदों का एक स्मारक बनवाने के लिए लौटा दिया गया कि इस रुपए से शहीदों का स्मारक बनवाओ, हमें पैसे नहीं लेना है। चलो भैया, नहीं पता ये दूसरा कर लेना, ठीक है। शब्द युग्म 11 कक्का। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। अभय उभय, इसका सही अर्थ क्या होगा? निडर और चारों, डरपोक और दोनों, निडर और दोनों, निडर और भयभीत। भैया निडर और दोनों, अभय का मतलब निडर, उभय का मतलब दोनों। चलो दूसरा, अंश अंशु, इसका सही आंसर क्या होगा? भाग और सूर्य, सूर्य और भाग, भाग और किरण, भाग और वरुण। भाग और किरण, अंश का मतलब भाग, अंशु का मतलब किरण। चलो भैया खा वाला। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। 2 नंबर। जैसे काल, काल को हम समय मृत्यु बोलते हैं। चपला को बिजली और स्त्री बोलते हैं। नाग को सर्प हाथी बोलते हैं। बस हो गया, एक ही का लिखना था, मैंने तीनों बता दिया। गा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। 2 नंबर का 2 क्वेश्चन। जिसकी गणना न की जा सके। अगणित, अगणनीय, अगणक, अगणित। भैया अगणनीय, जिसकी गणना न की जा सके अगणनीय। जंगल में स्वयं लगने वाली आग सर्वाग्नि, बड़वाग्नि, जठराग्नि, दावाग्नि। दावाग्नि जो जंगल में स्वयं जो लगती है आग ना, उसको दावाग्नि बोलते हैं। चल वाक्य संशोधन। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। 2 नंबर। जैसे यह किताब 5 रुपए की है, यह सही है, ऐसे ही रहेगा। दूसरा, तुलसीदास पक्के ईश्वर के भक्त थे। नहीं, तुलसीदास ईश्वर के पक्के भक्त थे, ऐसा रहेगा। तीसरा, इलाहाबाद जाने के अनेकों रास्ते हैं। जहां भी अनेकों मिल जाए उसको अनेक कर दो, बस हो गया। चौथा, आप पधार कर हम अनुग्रहित करें। नहीं भैया, आप पधार कर हमें अनुग्रहित करें, यहां पे हमें कर दो बस। अब आते हैं रस छंद अलंकार पे। फ्री का नंबर। मैंने 15 से 20 मिनट का एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने रस छंद अलंकार जितने भी हैं सबको एक ही वीडियो में क्लियर कराया। यूट्यूब पे सर्च करो रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, 6 नंबर आपका कंप्लीट है। यहां पे तो क्वेश्चन है, लेकिन मैंने पूरा रस, पूरा छंद, पूरा अलंकार एक वीडियो में बनाया। देखो का वीर रस अथवा हास्य रस का लक्षण उदाहरण लिखिए। 2 नंबर।
खा अनुप्रास अथवा यमक उपमा अलंकार का लक्षण उदाहरण सही लिखे 2 नंबर। गा दोहा अथवा चौपाई छंद का लक्षण उदाहरण सही लिखे 2 नंबर। ये 6 नंबर बिल्कुल फ्री के मेरे भाई, सर्च तो करो, खुद को खर्च तो करो। चलो पत्र लेखन 13 नंबर, किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति है तो एक आवेदन पत्र लिखो, 6 नंबर अथवा लगा है। हौजरी की दुकान खोलने के लिए किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को एक पत्र आवेदन पत्र लिखो जिसमें ऋण की मांग की गई हो, दोनों में से एक कर दो, 6 नंबर फिक्स है। टॉप 5 पत्र मैंने बताए हैं इसी बोर्ड पे, मतलब वीडियो में आप लोग सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट पत्र शुभम लेक्चर, वीडियो मिल जाएगा। मैंने पढ़ाए तो सारे टॉपिक हैं, लेकिन फिर भी सॉल्यूशन देना जरूरी है। अब निबंध पे आ जाओ, फ्री का नंबर, निम्नलिखित विषय में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखो, 9 नंबर। सबसे लास्ट में निबंध करना, और जितना अच्छा हेडिंग डाल डाल के लिख दोगे ना उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे, ये गारंटी है। कहा है भ्रष्टाचार समस्या और समाधान, वन संपदा और उसकी उपयोगिता, दहेज प्रथा अतीत और वर्तमान, भारत में आतंकवाद की समस्या और निवारण, जनसंख्या नियंत्रण में परिवार नियोजन का महत्व। पांचों में से कोई एक करना है। जब भी निबंध लिखना पहले एक रूपरेखा बना लेना। रूपरेखा के अंतर्गत हम जितने भी हेडिंग डालते हैं निबंध लिखते समय वो लिखते हैं। जैसे पहला प्रस्तावना, बीच में निबंध से रिलेटेड हेडिंग डालेंगे, जिस टॉपिक पर निबंध लिख रहे हैं, लास्ट में उपसंहार। मेरे भाई नंबर फिक्स है आपका, बस काम खत्म। जितना अच्छा हेडिंग डाल के लिख दोगे नंबर मिल गया। यूट्यूब पे सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट निबंध शुभम लेक्चर, वीडियो मिल जाएगा, जाकर देखना। बाकी वीडियो आज का कैसा लगा, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना। पूरे 100 नंबर का पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया, ठीक है। बाकी वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि समय रहते वो भी इसका लाभ उठा सके। चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।